मैं फिर भी मैं बता देता हूँ। यदि पेशेंट को बुखार आ रहा है और पसीना नहीं आ रहा है, तरुण ज्वर है और तो का स्वभाव वात कफज है, तो त्रिभुवन कीर्ति देना है। इस त्रिभुवन कीर्ति को कोई भी ज्वर हर कषाय के साथ अनुपान के साथ दे दो, पसीना आना शुरू हो जाएगा। उसको फीवर है, वात कफज अवस्था है, इनडाइजेशन अजीर्ण है, तो अजीर्ण में ऐसे अवस्था है तो संजीवनी वटी देना है, बाजार में मिलता ही है। इसका अनुपान आप अदरक का रस में शहद डालो, थोड़ा तुलसी के पत्ते का रस डालो, थोड़ा लौंग का पाउडर डालो, तो ये आप दे दो, ये अच्छा काम करेगा। ब्राह्मी के पत्ते भी मिल जाता है तो उसके भी रस डाल करके अनुपान बना लो, सॉलिड काम करेगा। अजीर्ण के ऊपर बहुत अच्छा काम है, बुखार को भी ये हटा देगा। अब आ गया एक और कंडीशन है जहां पेशेंट को बुखार आ रहा है और दस्त हो रहा है, तो यहाँ पर इसी संजीवनी बूटी में जायफल का पेस्ट बनाना है थोड़ा सा, और उसको मिला करके दे देना है। बुखार भी ठीक कर देगा, दस्त भी, ये डायरिया भी ठीक कर देगा। अवस्थानुसार यहाँ पर मैंने दे दिया। ठीक है, दोषों के हिसाब से हमें यहाँ पर आपको चीजें मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, वातज ज्वर है, तो वातज ज्वर अगर है तो इसका मरीच आदि चूर्ण हो गया, सालपर्णी आदि चूर्ण हो गया, ये ऊपर लिखा हुआ है, सालपर्णी, कृष्णपर्णी, सौंठ इत्यादि, पंचतीर्थ घृत मिला करके वातज में। ऐसे ही जो जो हम क्लिक करेंगे, वात पित्त कफज आदि, वो सारी चीजें दोषों के हिसाब से ऊपर बता दी, कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर रख दिया। ठीक है, दूसरे नंबर में बुखार होने के बाद लूज मोशन देना है, अश्वकंचु की रस देना है। अश्वगंधा की रस अगर कोई मृदु कोष्ठ वाले हैं तो उसको ज्यादा दिक्कत करता है, पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ करता है। अगर ऐसा है तो बाद में दाड़िम का रस, नहीं तो लस्सी, इसबगोल का भूसा, मिश्री, सौंफ का अर्क, अर्क जो भी मिल जाता है वो बाद में दे सकते हो, तो पेट में जलन और पेट में मरोड़ होना बंद हो जाएगा और इसका डायरिया भी बंद हो जाएगी। रोगी को वात कफज अवस्था है, उसको बुखार में पसीना हद से ज्यादा आ रहा है, बुखार में शरीर जो है ठंडा हो जा रहा है, हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, नाड़ी क्षीण हो रहा है। इस कंडीशन में एक दवाई लघु कस्तूरी भैरव रस देना है। ये आपने याद नहीं करना, वेबसाइट में है ही। जैसे ही कोई फीवर आता है, कंडीशन वेबसाइट में जाकर के देख लो, फटाक से दे दो। आजकल होम्योपैथिक डॉक्टर भी अपने सामने, मैंने देखा, वो एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पेशेंट जाते हैं, दिक्कत क्या है, शर्म किस बात का है ना। हमें तो जितना बढ़िया हो सकता है हम उतना करने का प्रयास करेंगे। दिमाग में सभी दवाइयाँ, सभी कंडीशन, सभी बातें याद नहीं रहता, चाहे वो कितना ही तुरम खान क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही प्रैक्टिस करने वाला क्यों ना हो, दिमाग में दो तीन चीजें, जैसे खांसी, सूत से सीतोपलादी चूर्ण नहीं याद रहता खांसी में, और बाकी चीजें भी तो उससे कंडीशन के हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं, दोष और कंडीशन के हिसाब से। तो वो चीजें वेबसाइट के ऊपर आप काम करना शुरू करो, थोड़ा पहले इसको समझ लो, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करना शुरू करेगा। तो अगर ऐसा है, लघु कस्तूरी देना है, लेकिन वात कफज ज्वर है और सान्निपातिक अवस्था है, वात कफ प्रधान सान्निपातिक अवस्था है। सान्निपातिक का मतलब जहाँ तीनों ही दोषों का लक्षण दिखता है, लेकिन प्रधान रूप से वात कफ दिखता है, पसीना अधिक आता है, ये ऊपर वाले लघु कस्तूरी भैरव वाले लक्षण से ही युक्त है, लेकिन सान्निपातिक अवस्था है, निद्रा है, प्रलाप है, बहुत डेंजर कंडीशन है, तो वहाँ बृहत कस्तूरी भैरव देना है। अनुपान में अदरक रस, पान का रस, लौंग का पाउडर, ये सारी चीजें देना है। एक कंडीशन है जहाँ उस प्रेगनेंसी के टाइम में अगर लेडीज को बुखार आती है, तो उस समय में अगर ऐसी अवस्था हो तो बृहत कस्तूरी भैरव रस देना है, साथ में अनुपान में देवदारू आदि क्वाथ देना है। ये सब कुछ बाजार में मिल जाता है। ठीक है, अब कहाँ भैया देवदारू आदि क्वाथ कहाँ ढूंढे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बृहत कस्तूरी भैरव रस आप अपने एंड से दे दो, साथ में देवदारू आदि क्वाथ ऑनलाइन से मंगा लो, सिंपल सी बात है, पेशेंट के घर में पहुंच जाएगा। एक दवाई है हिंगू कर्पूर वटी, ये जो है इसका अनुपान है पानी, सान्निपातिक ज्वर में ही इसको हमें देना है, यानी बहुत कंडीशन वैसे हो, ज्वर के सान्निपातिक अवस्था में देना है ना। इससे किस किस अवस्थाओं को ठीक करेगा, नाड़ी की जो गति है उसको ठीक करेगा, हाथ पैर कांपना, है ना, जैसे कपड़े को फेंकना, उठ बैठ करना, बार बार एक जगह भी बेचैन, मतलब स्थिरता नहीं होना,
बार बार बक बक करके बात करना, इस तरह के जो लक्षण है श्वसनक ज्वर में, जिन्हें हम निमोनिया बोलते हैं, निमोनिया में भी इसको, ये बेसिकली काम करता है, क्या करता है हिंगो कर्कुटबटी, ये कफ को पतला होकर के निकलने लगता है, इससे कफ को क्या करता है, पतला करता है। श्वसनक ज्वर निमोनिया है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यार कफ बहुत गाढ़ा है, कफ जमा हुआ है, तो ऐसे अवस्था में हिंगू कर्पूरवटी याद रखना है। यह हिंगू कर्पूरवटी कफ की दुर्गंध को ठीक करता है। दुर्गंध रहते वक्त पित्त ज्यादा बढ़ता है, सिर में दर्द करता है, ब्लड प्रेशर हाई करता है, इन सारे अवस्थाओं में भी ये कफ के दुर्गंध की वजह से हो रहा है। हिंगू कर्पूरवटी यह याद रखना है। गुरुजी 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 जैसे कफ के कारण दुर्गंध को दूर कर रहा है, तो क्या ये पित्त के विसर्ग गुण को नहीं बढ़ाने का? कफ के दुर्गंध से जो बदबू आती है, वह बदबू, जो तीखा बदबू ऊपर तक जाता है, वो पित्त को बढ़ाता है, पित्त के विसर्ग गुण बढ़ा। देखो विसर्ग बदबू जो होता है ना, पित्त के अंडर में है, कफ में विसर्ग नहीं है ना। विसर्ग गुण जो है ना वो पित्त में है, तो कफ है, कफ जम गया और उससे दुर्गंध आने लगा, तो क्या हो जाएगा, जैसे रस, मधुर रस है, तो मधुर रस तो है ही, लेकिन जब वो बार बार पकता है तो अधिक पकने से वो लवण रस में कन्वर्ट हो जाता है, वही चीज है ना। तो लवण रस का स्वभाव कैसा है, लवण रस जल है और अग्नि है, तो लवण रस के स्वरूप को वो प्राप्त होता है, शरीर एकदम शिथिल हो जाता है। पित्त जब बढ़ता है शरीर शिथिल हो जाता है, समझ लो शरीर में लवण गुण बढ़ गया है। तो वहां पर भी हिंगु कर्पूर वटी, जहां लवण गुण प्रदान कोई ऐसी चीजें, उससे पित्त अगर बढ़ा हुआ सा आपको लग रहा है। रसों का जो स्वभाव है, एक बार मैंने पढ़ाया भी था, जब लवण रस बढ़ता है तो शरीर में क्या सिम्टम्स होती है, सारे चीजें उस हिसाब से देख लो। हिंगू कर्पूर वटी वहां हमें देना है। ये कीटाणु जंतुनाशक भी है, ये कफ के अंदर के जो रोगजनक जंतु है, जैसे किसी को कैंसर हो गया और कफ उसका मूल कारण है, किसी को कोरोना वायरस जैसे आ गया, शरीर में वायरस है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा शरीर तप रहा है, गर्म हो रहा है, और उससे बहुत बेचैनी हो रही है, तो यहाँ हिंगू कर्पूराधिपति, ठीक है। ये रतकंप, हृदय कांपता हो या अस्थमा जैसे अवस्था हो, वहां पर भी हिंगू कर्पूरवटी देना है। सान्निपातिक ज्वर में इसको उस अवस्था में, मतलब सान्निपातिक ज्वर है, कफ प्रधान सान्निपातिक ज्वर है, उसके हृदय में कंपन होती है, अस्थमा जैसी अवस्थाएं हैं, छाती में बलगम भरा हुआ है, जमा हुआ है, निकल नहीं रहा है, तो हिंगू कर्पूरवटी काम क्या करता है, कफ को पतला करता है। एक विषम ज्वर नाशक एक दवाई है सप्तपर्णी बटी। सप्तपर्णी बटी आप ऑनलाइन से देखोगे, सप्तपर्णी बटी मिल जाएगा। सप्तपर्णी बटी कहाँ काम करता है, विषम ज्वर में काम करता है। इसको ठंडा जल से देना है, ठंडा जल इसका अनुपान है, ध्यान देना। कोई भी जो दवाई हम देते हैं उसमें अनुपान का बड़ा महत्व होता है। आयुर्वेद में सभी दवाइयों के लिए अनुपान अवस्थानुसार दिया हुआ है। एक और मेडिसिन है गुरुच्यादि क्वाथ। ये जो क्वाथ है बाजार में मिलता है, गुरुच्यादि क्वाथ। गुरुच्यादि क्वाथ में ये जो क्वाथ है ना, सभी प्रकार के ज्वर, देखो कंडीशन में, अब यहाँ पर ये भी बता रहा है कंडीशन क्या है, दीपन, दीपन करता है गुरुच्यादि क्वाथ। अरुचि, अरुचि को नाश करता है, उल्टी आने वाली अवस्थाओं को ठीक करता है, उसको जी मचलता हो, शरीर में बेचैनी जैसा बनता हो, जलन होता हो, बुखार आता हो, तो ये अगर अवस्था है तो गुरुच्यादि क्वाथ क्या क्या है, रोहिड़ा की छाल है, दारू हल्दी है, सरफोंका के जड़ है, पुनर्नवा के मूल है, ये चार द्रव्य मिलाकर क्वाथ तैयार करने से वह यकृत प्लीहा के विकारों में भी अच्छा गुण करता है। इसका मतलब क्या है, गुरुच्यादि क्वाथ तो है ही, इस क्वाथ में अगर रोहिड़ा की छाल हो गया, दारू हल्दी हो गया, सरफोंका का जड़ हो गया, पुनर्नवा, ये चार पांच चीज इसके दवाइयाँ मिला करके उसमें अगर आप देते हो, तो ये क्या है, ज्वर आने के बाद लीवर और स्प्लीन, अगर तिल्ली बढ़ जाना या फैटी लीवर होना, ऐसी कंडीशन भी अगर है, तो यहाँ पर भी गुरुच्यादि क्वाथ में इन दवाइयों के साथ अगर आप दोगे तो ये अच्छा काम करेगा। यकृत विकार में इस क्वाथ में, अब किसी का फैटी लीवर है और उसको पहले बुखार हुआ था, पहले बुखार बहुत ज्यादा होता था, आज उसको फैटी लीवर है, तो ऐसे में आपने गुरुच्यादि क्वाथ में ये जड़ी बूटियां डालना है, इसके काढ़ा, इसको अलग से पकाना है, और उस काढ़े में गुरुच्यादि क्वाथ बाजार में जो मिलता है वो डाल दो,
और ऊपर से 5 से लेकर के 10 रत्ती अवस्था अनुसार पेशेंट में शुद्ध नौसादर डाल करके रोगी को सुबह शाम पीने के लिए दे दो, तो ये फैटी लिवर में भी, बुखार की वजह होने वाले फैटी लिवर में अच्छा काम करता है। हाँ जी, ऑडियो को जरा म्यूट करिएगा, है ना। अब एक मेडिसिन है, देखो, वसंत मालती रस। वेबसाइट खोल करके सभी रोगों के ऊपर आप इस तरह से देख सकते। मेरे सामने कोई भी पुराना हो, नया हो, कोई भी ऐसे बुक जहां पर उस रोग से संबंधित मुझे कोई ऐसी चीज मिलता है जो शास्त्रीय सिद्धांत से सम्मत है, तो मैं उसको जाके यहाँ डाल दिया करता हूँ, ताकि बाद में। हाँ जी, ऑडियो किसका खुला हुआ है? ये गुस्सा कर रहे बहुत तेज। तो वसंत मालती रस, इसका अनुपान देखो, सीतोपलादी चूर्ण और शहद। किसी किसी में पिप्पली और शहद, किसी किसी में सीतोपलादी और शहद। सीतोपलादी अगर अनुपान रखना है तो शहद में सीतोपलादी डालो, उसमें वसंत मालती रस 1 या 2 टैबलेट डालो, इसको चटा दो और ऊपर से गर्म किया हुआ गाय का दूध ऊपर से पिला दो। अब ये वसंत मालती रस इस कंडीशन में देने का मतलब क्या है? तो एक तो जीर्ण ज्वर, कम से कम भी लगा लो 20-21 दिन पुराना जो ज्वर है उसको हम जीर्ण ज्वर कहते हैं, या किसी किसी का तो बहुत ही पुराना होता है बुखार। तो उस जीर्ण ज्वर में जहां रोगी को राजयक्ष्मा जैसे अवस्था है, रोग बहुत ज्यादा, रोगी दुर्बल हो गया है, स्त्री अगर स्त्री है उसको प्रदर रोग हो गया है, पांडु एनीमिया जैसे अवस्था हो गया है, इनडाइजेशन और ग्रहणी हो रहा है, गंडमाला उसके थायराइड जैसी अवस्थाएं हैं, आंत्रक्षय उसके आंतों में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आंत्रक्षय जैसे अवस्था है, फुफ्फुस कलाशोथ यानी कि उसके लंग्स की जो दीवारें हैं उसमें स्वेलिंग हो रही है, और बाल शोष, बच्चे में शोष जैसी अवस्था है, रोग है। तो वसंत मालती रस से लेकर के ये शहद गाय के दूध तक ये एकदम ध्यान से दे देना। ये कब देना है? पहले आपने उसका शोधन कर लिया, सब कुछ कर लिया, और जब ये काढ़ा आप दे रहे हो तो कुछ रसायन देने का अगर आपको मन करता है तो वसंत मालती रस, उसमें सीतोपलादी और शहद, ये सभी रसायन है। रसायन काल में भी आप दे सकते हो, या भोजन के आगे पीछे अवस्थानुसार आपने इसको देना है। वसंत मालती रस बहुत जबरदस्त है, इसका रिस्पॉन्स है, शरीर एकदम बलवान बना देगा। एक सेकंड, अब आ गया अगला दवाई है गोजीवादी क्वाथ। अब ये बड़ा ही फेमस है, बहुत प्रचलित मेडिसिन है गोजीव्याधि क्वाथ। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? श्लेष्मा ज्वर में करेंगे, जैसे निमोनिया जैसी अवस्था में, प्रतिशाय में, साइनस में, खांसी। देखो इसका भी अवस्था वही है। गोजीव्याधि क्वाथ क्या करता है? बलगम को पतला करता है। जो बलगम गाढ़ा हो गया है, शरीर के अंदर स्टिफनेस आ रहा है, कफ पिघल नहीं रहा है, कफ पतला नहीं हो रहा है, तो गोजीव्याधि क्वाथ क्या करता है? गोजीव्याधि क्वाथ उस बलगम को पतला कर लेता है। इस क्वाथ को केवल, या इसमें 5 रति नौसादर, 5 रति यवखार और द्राक्षारिष्ट 1 या 2 तोला, यानी 10 से लेकर के 20 ml तक मिला करके अगर आप युक्ति पूर्वक रोगी को देते हो गोजीव्याधि क्वाथ, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। कफ ज्वर में गोजीव्याधि क्वाथ को आप त्रिभुवन कीर्ति रस, ज्वर संगारक रस जो बाजार में अवेलेबल है, उसके अनुपान में इसको रख कर गया, त्रिभुवन कीर्ति खिला करके गोजीव्याधि क्वाथ दे दिया, तो इन अवस्थाओं में ये बहुत अच्छा काम करता है। ध्यान देना, गोजीव्याधि क्वाथ ये कफज ज्वर में ही काम करता है। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी, ये जो गोजीव्याधि क्वाथ त्रिभुवन कीर्ति रस के साथ में है, तो क्या हम जो आम वात वाला रोगी है हाँ, उसमें भी तो वो दे जोड़ है सकते जो हैं, उन्हें दे कफ सकते हैं, भी। दे सकते हैं। जी जी जी, ये ठीक। बेसिकली आम को निराम करता है। शरीर में स्थित जो आम वर्गीय जो टॉक्सिन है जी उसको ये तोड़ना फोड़ना शुरू करता है, उसको एकदम, उसकी जो गुरु, सीता, पिच्छिला आदि उसका जो गुण है ना, वो उस गुण को ये क्या करता है? बहुत पतला कर देता है, द्रव में कन्वर्ट करता है ये।
गर्म और होता है, त्रिभुवन कीर्ति जो है स्रोतस का शोधन भी करता है शोधन अच्छे भी से। करता है। हाँ, जी गुरुजी इस ठीक। तरह से, ठीक है। अब एक और मेडिसिन है अवयादि क्वाथ। तो ये अवयादि क्वाथ कहाँ देना है, देखिए जरा क्या क्या जड़ी बूटी है, इसको जरूर आप लोग बना करके रखो। अवयादि क्वाथ ये खांसी में भी बहुत अच्छा काम करता है। हरड़, नागरमोथा, धनिया, लाल चंदन, पद्माक, अडुसा, इंद्रजौ, खस, गिलोय, अमलतास का गुदा, पाठा, सौंठ और कुटकी। पेट भी साफ करता है, पित्त को भी ठीक करता है, वायु को भी ठीक करता है, कफ को भी, सबको ठीक करता है। देखो यह अवयदि क्वाथ पाचन, दीपन, मलमूत्र और वायु के यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, प्यास को ठीक करता है, खांसी, जलन, प्रलाप, बकबक करना, श्वास, अस्थमा जैसी अवस्था, तंद्रा, वमन, मुंह का सूखना, अन्न पर अरुचि, इन ये बहुत अच्छा मेडिसिन है ना। इस प्रकार के ज्वरों में मतलब फीवर है उसको, अदरवाइज अगर फीवर नहीं है, शरीर तप तो नहीं रहा है, लेकिन इन लक्षण को अगर दिखता है, उसका दीपन पाचन नहीं हुआ है, खाने का मन नहीं करता और साथ में कब्जियत भी है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसमें आप ये अकेला यह अवयदि क्वाथ भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ 5 रति नौसादर, 5 रति कलमी सोडा मिला करके अगर आप देते हो तो क्या बात है, ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये अवयदि क्वाथ मैंने दिया हुआ है कुछ पेशेंट को, रिजल्ट अच्छा है। गुरुजी ये दीपन पाचन के लिए दे सकते हैं क्या? दीपन अवयदि पाचन क्वाथ। के लिए भी दे सकते हो, अनुलोमन के लिए दे सकते हो, सारा ये लूज मोशन पेट को साफ कर देगा, भूख को बढ़ाएगा, मुंह सूख रहा है, खांसी आ रही है, जलन हो रही है, सब में काम करता है ये। लेकिन मूलतः समझने वाली बात है, अगर बुखार है और साथ में ये लक्षण है तो इसको तो कंपलसरी देना है। अदरवाइज मैंने एक पेशेंट को बवासीर है और उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो वहां पर भी इसको मैंने दिया है, तो वहां पर भी अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि देखो ना यहाँ पर क्या क्या है, इंद्रजौ है ना, हरड़ है, नागरमोथा है, धनिया है, कुटकी है, अमलतास है, गिलोय है, ये सब के सब क्या करते हैं, पेट को साफ करने वाली काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ चीजें रखी हुई है। अब यादि क्वाथ, फिर आगे देव दारव्यादि क्वाथ। देव दारव्यादि क्वाथ एक मैंने यहाँ पर देखो, बृहद कस्तूरी भैरव, बृहद कस्तूरी भैरव खिला करके देव दारव्यादि क्वाथ दोगे तो ये बहुत, इन दोनों का आपसी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बृहद कस्तूरी भैरव रस और देव दारव्यादि क्वाथ। विशेष करके जो प्रसूति का स्त्री है उसको अगर फीवर हो रहा है तो ये वहां बहुत अच्छा टच करता है। इससे खांसी, शरीर में चेस्ट में दर्द हो रहा है, श्वास, अस्थमा है, मूर्छा, कंप, सिर में दर्द हो रही है, तो यहाँ ये देवदारी क्वाथ बहुत अच्छा काम करता है। प्रसूति का स्त्री है, उसके प्रसव के दिन से ही अगर आप देवदारी क्वाथ, 10 मूल क्वाथ दोनों को मिला करके सुबह और शाम को देते हैं, तो जो स्त्री बच्चा होने के बाद शरीर में वायु बढ़ने की बड़ी डर होती है, तो वहां पर ये दोनों दवाई मिलाकर थोड़ा सा वहां अगर पिप्पली भी डाल दोगे या बृहद कस्तूरी भैरव रस भी अगर उसको दोगे, थोड़ा थोड़ा ज्वर जैसी अवस्था है, तो ये मतलब कि क्या बताऊं, ये बहुत अंदर से गर्म रखता है ये और एकदम वायु को समन कर देता है। थोड़ा सा लगता है ज्वर नहीं है तो देवदारव्यादि क्वाथ, 10 मूल क्वाथ, इन दोनों को ले लो, खाना खाने से पहले थोड़ा सा पिपली का पाउडर उसमें डाल दो, पिपली को थोड़ा सा देसी गाय के घी में हल्का फ्राई कर दो, करके उसको आप डालो और एकदम महीन पाउडर होना चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है। अब आ गया बृहद गुरुच्यादि क्वाथ। बृहद गुरुच्यादि क्वाथ रक्त पित्तग्नम ज्वरातिसार नाशनम, ये क्या क्या काम करता है, रक्त पित्त को नाश करता है, ज्वर अतिसार नाशनम, बुखार के बाद डायरिया अगर होता है तो वहां जरूर देखना है। एक दवाई आता है महागंधक योग के करके, बाजार में मिलता है, तो ये बृहद गुरुच्यादि क्वाथ के साथ अगर ये इस टेबलेट को दोगे तो रक्त पित्त में और ज्वरातिसार में, मतलब कि फीवर हो और उस फीवर में अगर डायरिया जैसी अवस्थाएं कई बार होता है ऐसे, तो यहाँ ये बहुत अच्छा काम करता है। एक दवाई है, गुरुजी हाँ, महागंधक योग कहाँ से है जी ये? महागंधक योग ये है आपका वैशज रत्नावली में भी है और
और उसमें भी है क्या बोलते, सहस्र 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 योग। सहस्र जी योग में भी है ये महागंधक योग, तो वहां से ले लेना। बृहद गुरुत्यादिक्वात, तो ये रक्त पित्त ज्वरातिसार में काम करता है। और दूसरा देखो सुदर्शन चूर्ण अक्सर जो हम प्रयोग करते हैं, तो इसका अनुपान जो है ना गर्म पानी है। कहाँ कहाँ काम करता है, सूत्र ही डाल दिया, ज्वरांश श्वास कासम पांडुम हृदरोग कामला त्रिक पृष्ठ कति जानु पार्श शूल। ज्वरांश ज्वर है उसको, प्रधान और व्याधि है ज्वर, उसके लक्षण में श्वास कास है, अस्थमा है, बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, पांडु चक्कर सा आ रहा है, उसका नाड़ी का वेग बहुत कमजोर है, हृदरोग हृदय से संबंधित बातें हैं, कामला ब्लड में दिक्कत आ रही है, त्रिक पृष्ठ उसके लोअर बैक पेन में दर्द हो रही है और पीठ में दर्द हो रही है, कटी जानू पार्श्व शूल, देखो पूरा बैक पेन उसको हो रहा है। तो ऐसे में सुदर्शन चूर्ण, जैसे हमारे पास आते हैं ना, जैसे बहुत सारी स्त्रियां हैं अक्सर हमारे पास आके कहेंगे सर ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, और जहां आपने उसको हिस्ट्री देना शुरू किया तो उसके पीरियड्स के टाइम में उसके जब प्रेगनेंसी हुई तो उस समय में बहुत फीवर आता था, वीकनेस ज्यादा थी, ज्वर उसको बहुत ज्यादा था, सूती का ज्वर जिन्हें हम कहते हैं। तो वहां पर उसके बाद वो जो स्त्री है उसको ये दर्द होना शुरू हो गया ना, त्रिक पृष्ठ कटी जानू, उसके घुटने में दर्द है ना, लोअर बैक पेन है या अपर बैक पेन है, तो यहाँ आपने सुदर्शन चूर्ण को बड़ी चतुराई से आपने सुदर्शन चूर्ण को गर्म पानी के साथ देना है, कुछ समय तक दे दो, तो ये बहुत जबरदस्त इसका रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब एक और दवाई है इसी सुदर्शन के बाद, मैंने एक और योग है जो किसी ग्रंथ में लिखा था, सुदर्शन मिश्रण के करके। सुदर्शन मिश्रण का ये कॉम्बिनेशन तो जरूर आपको रखना चाहिए, सुदर्शन चूर्ण 10 तोला, ऊपर हमने कहा ना सुदर्शन चूर्ण, अब यहाँ देखो उससे कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है, सुदर्शन चूर्ण 10 तोला, शुद्ध सज्जी खार या सोडा बाई कार्ब 2 तोला सोडा है ना, और 20 श्रेष्ठ आदि वटी, ये बाजार में मिलता है, 20 श्रेष्ठ आदि वटी में कहे हुए प्रकार से बनाया हुआ कुचले का चूर्ण, 20 श्रेष्ठ आदि वटी में कई हुए प्रकार से बनाया हुआ कुचले का चूर्ण, कुचला नाम का वनस्पति जो फल है उसका शुद्ध करके तैयार किया हुआ कुचले का चूर्ण 1 तोला, है ना, आग पर फुलाया हुआ लाल फिटकरी जिसको हम सप्तिक भस्म बोलते हैं 1 तोला, इन सबको मिला लो और मिला करके आप यहाँ रोगी को देना है। इसका मात्रा देखो यहाँ लिखा हुआ है 3 मासा, अनुपान है इसका जल, उपयोग कहाँ करना है, सर्दी से होने वाले ज्वर, मलेरिया, सर्दी से होने वाले ज्वर और विषम ज्वर जो जिसको हम मलेरिया बोलते हैं, इसमें इस योग को अगर आप प्रयोग करोगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन सर्दी से होने वाली ज्वर होनी चाहिए, सर्दी से होने वाली ज्वर, ठंडी ज्यादा लगी और वहां से बुखार आ रहा है, शरीर तप रहा है, शरीर जो है ना ठंडी ठंडी करके कांप रहा है, मलेरिया है, तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन अगर आप देते हो तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। ठंडा लग करके आने वाले ज्वर में इसको दे करके एक और दवाई, जीरा और करेले के रस, करेले का स्वरस में जीरा मिला लो फ्राई किया हुआ, और मिला करके ऊपर की दवाई खिला करके पहले पानी पिलाओ और उसके 10-15 मिनट के बाद ये करेले का रस में जीरा मिला करके दे दो, तो ये और ज्यादा हितकारी हो जाता है। तो ये इसके कुछ मेडिसिन अभी हमने चर्चा किया। अब हम जाएंगे आयुर्वेद का शुद्ध जो सिद्धांत है उसके ऊपर भी जाना होगा, सभी जगह कंडीशन के हिसाब से मेडिसिन देने से भी बात नहीं बनती, सिम्टम्स के हिसाब से। अभी जो हमने बात किया वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो वेबसाइट ने हमें दिखाया, अब हम थोड़ा सा आयुर्वेदिक सिद्धांत की ओर भी जाना होगा, कंडीशन क्या है, वो जो सिम्टम्स दिख रहा है किस कंडीशन से किस तरह से आया है। तो देखो हम लोगों ने धातुगत ज्वर के बारे में बताया था, जब ज्वर रस धातु में स्थित हो तो उस अवस्था में रस की शुद्धि करनी चाहिए, तो रस की शुद्धि करने का तरीका होता है दीपन पाचन, दीपन पाचन करके उसको वमन किया जाए, क्योंकि रस का संबंध कफ के साथ है ना, तो दीपन पाचन आदि करने वाली उस तरह की दवाइयां देनी चाहिए। यहाँ लक्ष्मी विलास रस हो गया, आपका ये रस धातु में गया हुआ दवाई, तो यहाँ ताप्यादि लो हो गया,
यहाँ इस तरह की दवाई यहाँ अच्छा काम करता है। शुद्ध शेखर रस हो गया, रस धातु, क्योंकि उसके अग्नि को ये प्रबल करता है। धात्री लोह भी दे सकते हैं गुरुजी? धात्री लोह भी दे सकते हैं यहाँ पर अवस्था को देख के। अब आ गया, अगर फीवर है और वह रक्त धातु के आश्रित है, तो हमने पढ़ा है ना पहले, रक्त धातु में आश्रित अगर ज्वर होगा तो देखो जरा लक्षण क्या क्या है, निकालिए निकालिए जरा, रक्त धातु आश्रित ज्वर का लक्षण क्या क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा था। हाँ जी, रक्त धातु में देखो जरा, 77 वाला सूत्र है, रक्तोष्णा पीड़कास्तृष्णा सरक्तम स्टीवनम मुहु दाह राग भ्रम मद प्रलापा रक्त संस्थिति। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला, रक्तोष्णा, इसमें क्या होगा, रक्त जो है वो उष्ण प्रवृत्ति का होगा, है ना। वहां पर शरीर में रक्तज पीड़िकाएं होते हैं, छोटे छोटे पीड़िकाएं जो दाने हैं शरीर में दिखते हैं, बार बार प्यास लगता है, बारंबार रक्त में निकलता है उस अवस्था में। गहरी जी ऑडियो को बंद है। शरीर में जलन होती है, शरीर का वर्ण लाल हो जाता है, चक्कर आता है, बेहोशी होने लगती है और कुछ न कुछ बड़बड़ करता रहता है। ये सारे रक्त धातु में गया हुआ ज्वर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, रक्त मोक्षण करना होगा, या हम यहाँ विरेचन भी दे सकते हैं। वैसे रक्त मोक्षण ही करने के लिए यहाँ बताया है। अब यहाँ देखिए जरा, चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 3 सूत्र क्रमांक 78 मांस धातु के बारे में बात किया जा रहा है। अंतर्दाह सतृष्णमोह सग्लानि सृष्ट विटकता दौर्गंध्यम गात्र विक्षेपो ज्वरे मांस स्थिते भवेत। जब ज्वर के कारणीभूत दोष मांस धातु में स्थित होते हैं, तब शरीर के अंतर्भागों में अंदर की ओर जलन होती है, प्यास लगता है, मोह, चक्कर सा आता है, मन में ग्लानि होती है, मलोत्सर्ग होता है, मलोत्सर्ग होता है, यानी कि बार बार मल की प्रवृत्ति होती है, शरीर से दुर्गंध आता है, अंग को इधर उधर फेंकते रहता, इस तरह के सिम्टम्स मांस धातुगत ज्वर है। तो अब इसकी चिकित्सा है, मांस में स्थित अगर ज्वर हो तो विरेचन देना चाहिए। ऐसे ही मेद धातु में देखो क्या लिखा है, जब ज्वरोत्पादक दोष मेद धातु में स्थित होते हैं तो पसीना अधिक आता है ना, पसीना ज्यादा आना, बहुत ज्यादा ही प्यास लगना, प्रलाप करना, बहुत ज्यादा बकबक करना, बमन का बार बार होना, बार बार उल्टी आना, अपने ही शरीर का गंध असह्य हो जाना, इतना बदबू आता है शरीर का जो खुद को ही दिक्कत करता है, ग्लानि होता है, भोजन में अरुचि, खाने का मन नहीं करता। तो ये मेद धातुगत ज्वर की अवस्था है। मेद धातु में अगर ज्वर होगा तो पहले बमन करा करके बाद में विरेचन करना है। यहाँ पर स्वेदन की भी बड़ी महत्व है, क्योंकि पसीना बार बार आता है, इसका मतलब शरीर के अंदर कुछ तो ऐसा चीज है जो कि बार बार पसीने के माध्यम से बाहर जा रहा है। तो विधि पूर्वक स्वेदन करना है और उसके बाद में बमन करा करके फिर विरेचन कराना है। बमन और विरेचन के हिसाब से स्वेदन आदि करना है। अब आ गया अस्थि धातु की बात, है ना। तो अस्थि धातु में अगर ज्वर होगा तो क्या होगा, अतिसार होगा, है ना। देखो सूत्र क्या बोलता है, विरेक वमने चोभे सस्थिते वेदम प्रकुर्जनम विक्षेपणम गतरण श्वास ज्वरे। अस्थि धातु में होगा तो क्या होगा, उसको बार बार लूज मोशन होगा, वमन होगा, अस्थियों में बहुत ज्यादा वेदना होगी, मतलब बुखार, इतना बुखार के समय में ना अगला कहता है मेरे हड्डी में एकदम, अदरवाइज भी अगर कोई पेशेंट आता है, सर मेरे हड्डी में हथौड़ा मारने जैसा दर्द हो रहा है, तो समझ लो अस्थि धातु में ज्वर चला गया है। कोई जरूर नहीं है कि शरीर तप रहा है नहीं तप रहा है, उसके गले में ना एक प्रकार का चिखने जैसा आवाज आएगा और उसके अंगों को फेंकते पटकते रहता है, श्वास बहुत तेजी से चलता है अस्थि धातु में। तो अस्थि धातु में अगर है तो चिकित्सा बताया है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये योग रत्नाकर नाम के ग्रंथ में ऐसी लिखी हुई है। तो यहाँ क्या चिकित्सा करना है, स्वेदन और मर्दन, खूब ज्यादा मसाज करना है, खूब ज्यादा स्वेदन करना है, और यहाँ पर वस्ती का बड़ा ही महत्व रहता है अस्थि धातु में। ऐसे ही मज्जा और शुक्र धातु में ज्वर जब चले जाते हैं तो उसको असाध्य कह करके रोगी को
ट्रीटमेंट नहीं करना, उनको कहते ना भैया आप अब सूक्ष्म गति से चिकित्सा करने वाले जो एलोपैथ है उनके पास चले जाओ। आयुर्वेद में क्योंकि प्राचीन उस समय में कोई ऐसा ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं नहीं थी जो कि इतने मज्जा या शुक्र धातु तक पहुंच गया हो, ऐसे ज्वर का कुछ उपचार करे नहीं था। तो बाद गुरु में जी एलोपैथी वाले क्या उसे ट्रीट कर पाएंगे फिर नहीं जब कर शुक्र पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। वो तो फिर मृत्यु ही होनी है रोगी की। हाँ, मृत्यु ही संभव है उसमें। आप देखो जरा, विषम ज्वर में विचार, चिकित्सा का विचार विषम ज्वर में क्या करना चाहिए। विषम ज्वर का मतलब क्या है? सतत ज्वर, संतत ज्वर, ये सारे ही विषम ज्वर के संदर्भ में, जैसे निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारे ही विषम ज्वर के ही संदर्भ में ये सारे आते हैं। अब देखो इसमें चिकित्सा क्या सोचना, जब तक कोष्ठ में दोष रहता है, एक अवस्था देखो यहाँ पर ना, एक किसी वैद्य जी ने बताया है तो मुझे लगा ये चीज भी सही है। बड़े आचार्य लोग जो अपने वो लोग बताते हैं ना, स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें, कभी कभी इस तरह की बातें, पीएचडी करने वाले लोग होते हैं ना, तो उनकी चीजें भी हम थोड़ा सा सुनते हैं। कुछ कुछ इस तरह के प्रामाणिक वेबसाइट है, वहां से कुछ कुछ चीजें हम स्टडी करते रहते हैं, सुनते रहते, लिखते पढ़ते रहते उनका लिख, तो वहां से जो चीजें लगता है कि ये वाकई में बहुत सही है, तो उसको भी मैं इस वेबसाइट में डाल देता हूँ, ताकि ब्रीफली उसको जब हम देखें तो वो चीजें समझ में आ जाए। तो विषम ज्वर की चिकित्सा में, जैसे मान लो कि कोई बोलता है सर मेरे को 4 दिन में, आज बुखार आया और चौथे दिन में बुखार आना, चातुर्थिक ज्वर हो गया, ठीक है। या कोई कहता है सर मेरे को कंटिन्यूसली हर सप्ताह में, हर 10 दिन में, 15-20 दिन में, जैसे ही 15 दिन हुआ वैसे ही बुखार आना शुरू हो जाता है। जैसे अपस्मार, एपिलेप्सी के संदर्भ में, सर जैसे ही अमावस्या आया तो अमावस्या आते ही बुखार, एपिलेप्सी शुरू हो जाता है, क्योंकि ज्वर, बहुत सारी अवस्थाओं को ज्वर नाम से जाना गया है, जो सडनली कोई चीजें हो रहा है, जैसे यहाँ भी फीवर हो रहा है, अपस्मार भी अचानक आ रहा है, तो उसको भी हम ज्वर के साथ लेकर के चल सकते हैं, लेकिन विवेक के साथ, है ना, सोच अपना वैसे रखनी चाहिए। तो देखो जरा, एक विचार उन्होंने वहां लिखा, मुझे अच्छा लगा, आपको भी शायद अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जैसे हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि जो बुखार है वो आता कैसे है, तो बुखार आने के लिए पहले आमाशय में आम रहता है, अशुद्ध आम जो है रस धातु के साथ मिल करके अग्नि स्थान में जाकर के अग्नि को उठा करके मल यानी टॉक्सिन सहित, उस कच्चा आमाशयस्थ मल सहित समूचे शरीर में फैल जाता है, और वहां चिपचिपाहट पैदा करता है, व्यान वायु के गति को रोक देता है, और अग्नि वहां अवरुद्ध हो जाता है और बुखार आता है। यही है बुखार का, यही है ना। अब यहाँ इन्होंने रिसर्च करके इन्होंने बोला कि भैया यदि आमाशय में मल जम जाता है, और ये मल जमने की प्रक्रिया विषम ज्वर में 10 दिन में हो रहा है, मान लो किसी को हर 10 दिन में बुखार आ रहा है, इसका मतलब है कि 10 दिन में या 9वें दिन के शाम तक में या 10वें दिन के सुबह उसके आमाशय में मल जमेगा, उत्पन्न होगा मल, आमाशय में मल उत्पन्न होगा, उसी के साथ ही तो उसको उस प्रक्रिया के तहत फिर बुखार आता है, क्योंकि बुखार आने का संप्राप्ति ही वही है, बुखार आने का संप्राप्ति कोई और है ही नहीं, आमाशयस्थ दोष। तो इन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि जैसे ही आपको लगता है कि 10वें दिन में उसको बुखार आना है और ये कंपलसरी है, तो आपने 10वें दिन सुबह लघु आहार कुछ भी दे करके, जैसे ही आमाशय में दोष इकट्ठे होने लगे, तुरंत उसको वमन द्रव्य दे करके उल्टी करा दो। तो उल्टी में क्या होता है, आमाशय में बैठा हुआ जो आम है वो उल्टी के माध्यम से बाहर आता है, और उसके साथ साथ में कुछ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उसको करते रहो, विषम ज्वर के हिसाब से जो दवाइयाँ बताया, दवाई भी करते रहना है, और हर 10 दिन में उसको एक वमन देना है, लेकिन वमन बृहद नहीं देना है, लघु वमन देना है। लघु वमन देना इसका मतलब होता है उसके आमाशय में इकट्ठे हुए जितने भी आम है, उस आम को मुंह के माध्यम से बाहर निकालना, जैसे हम निकाल देंगे तो आम वहां रहेगा ही नहीं, जब आम ही नहीं रहेगा
तो आगे बढ़ने वाला तो कोई ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं, तो फाइनली फिर उसको बुखार नहीं आएगा। लेकिन ये बड़ी समझदारी के साथ करना चाहिए। अगर बहुत दीर्घ ज्वर है, उसको लंबे समय से शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, दुर्बल हो रहा है, क्षय जैसी अवस्थाएं हैं, तो ऐसे में अगर हम वमन देंगे उसको तो भी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो ज्वर प्रारंभिक अवस्था में है या आपको लगता है कि बलवान है रोगी, सामान्य लघु वमन देने से कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा अगर आपको लगता है तो उस वेग काल से पहले ही आप उसको वमन दे दो। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे विचार लगा, हालांकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी। गुरुजी, हाँ जी। ऐसी स्थिति में गुरुजी लघु वमन देने के बाद में दीपन पाचन औषधियां दे दो बस केवल। हाँ हाँ, दीपन पाचन करना, जो करना लमसम वो सारी चीज तो करना ही है ना। उसके एक लंबा जो ज्वर का प्रक्रिया, विषम ज्वर की चिकित्सा की जो प्रक्रिया है वो तो चलेगा ही। लेकिन एक बात बताया जा रहा है कि भाई अगर ऐसी स्थिति है तो वहां एक वमन दे करके उस संचित दोष को बाहर निकाला जा सकता है। ये सामान्य सी एक बात है। जी जी गुरुजी, इसीलिए तो सम्माननीय रहते हैं हमारे वैद्यगण जो पुराने रहते हैं और हाँ एक्सपीरियंस। हाँ, ये बात है। लेकिन अब ये जो एक्सपीरियंस इस तरह के जो वैद्य है, ये उनकी बातें हैं। हम लोग जब इसको करते हैं तो फिर जैसे बमन देने के मामले में मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया, और मैं बमन बहुत, मुझे लगता है कि बहुत परफेक्ट देता हूँ अवस्था को देख करके। आज तक कोई भी ऐसी गड़बड़ी मेरे सामने हुई नहीं बमन से, हुई नहीं है भी नहीं कह सकता। अभी एक पेशेंट मेरे पास, एक फौजी है, जवान लड़का है फौजी, तो उसको बलगम था, खांसी होती रहती थी उसको। तो उसको मैंने बमन कराया यहाँ पर, कम से कम भी उसका बेग आ गया होगा जी, 10 या 12 बेग आया। तो यहाँ पर मैं देखा कि यार अब चलो इसको प्रॉपर, मतलब इतना ही है, लड़का डर रहा है थोड़ा सा। तो फिर मैंने उसको बमन के लिए मैंने जो काढ़ा जो दिया जाता है वो मैंने देना बंद कर दिया, तो उसको बमन यहाँ नहीं आया। लेकिन बमनोपग जो दवाई है वो मैंने दे दिया था। हाँ, वो पेशेंट यहाँ से निकल गया। देखो मैं आपको एक एक्सपीरियंस अभी बता रहा हूँ, इसको दिमाग में नोट कर लो। जी 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 पेशेंट निकल गुरुजी। गया, एक सेकंड पहले मैं बताता हूँ, देखो एकदम ध्यान से, क्योंकि ये मेरे से गलती हो गई, ये मेरा बहुत बड़ा गलती है ये। और ऐसे गलती आप लोग ना करो, मैं तो कभी करूंगा नहीं दोबारा। गुरुजी वही मैं सोच रहा था, वमनोपग से तो फिर वमन को और हेल्प किया होगा उसने आने के नहीं, मैं लिए। मैं बता रहा हूँ ना, सुनो। अब उसमें क्या हो गुरुजी गया। स्क्रीन स्क्रीन वही रखो ना गुरुजी। अच्छा, तो बमनोपग में जो मैंने गलती क्या किया और अब आपने उसमें करना क्या नहीं है, वो चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने उसको सुबह लगभग 7 बजे से बमन की प्रक्रिया मेरा चलता रहा, 7 बजे से। तो करते करते 11-12 बज गया, सारा 11 बज गया लगभग। फिर अगला कहता है कि सर बस हो गया, अब इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मैंने देखा थोड़ा पित्त पीला पीला सा कुछ निकल रहा था। दवाई जितना मैंने उसको दूध पानी काढ़ा जो दिया था उतना वो निकल गया उसका। तो मैं कहा यार जितना पिलाया था उतना निकल गया, चल ठीक है। उसको मैंने रोक दिया, रोक दिया मतलब अपने आप ही, जब काढ़ा नहीं देते तो बमन आगे आता नहीं है। लेकिन मैंने ये पढ़ा था कि जब अगर आप मदन फल पिप्पली का वो पेस्ट बना करके देते हो, तो वो मदन फल पिप्पली उसके अंदर एक तरह का बेचैनी पैदा करता है, माथे में पसीना आता है, ये सारे। तो ये कोई लक्षण उसमें दिख नहीं रहा था। तो मैं एक तरह से जो सोचूं कि यार ये तो ऐसा सब संभव है नहीं कि हम किसी को मदन फल पिप्पली मुलेठी ये सारे प्रक्रिया करे और उसका लक्षण ना दिखे, लेकिन उसमें दिखा नहीं। तो मैंने 1-2 घंटे तक यहाँ बैठाया। फिर उसके बाद अगला कहता है सर अब तो कुछ नहीं हो रहा है, चलो मैं लेट भी हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। अच्छा, मैंने उसको हाँ बोल दिया, ये मेरी बड़ी गलती हुई। यस, जाओ अब। जैसे वो गया यहाँ से, गाड़ी में बैठा, उसने एक बोतल पानी ले लिया और थोड़ा सा पानी पिया होगा, फिर गाड़ी में बैठा। और उसने जाना था इधर, चंडीगढ़ जाना था उसने, तो 1.5-2 घंटे का रास्ता है यहाँ से चंडीगढ़। जैसे यहाँ बैठा
तो आधा घंटे के बाद कहता है महाराज अंदर से बड़ी बेचैनी होने लगी, खूब पसीना आने लगा, दांत कट कट करके आवाज आने लगी। वो कहता कभी मैं बाल को पकड़ूं, कभी मैं छाती को पकड़ूं, कभी ये पकड़ूं, कभी वो पकड़ूं, भगवान जाने क्या ही हो गया ये। अच्छा उसने मुझे फोन नहीं किया, तो फिर वो कहता है कि वहां पर उसने कम से कम 20 बार लेटिन किया गाड़ी में। 20 बार यहाँ किया, फिर घर में पहुंच करके भी लेटिन करता ही रहा। भूख बड़ी तेज लगी थी उसको, मौसमी। फिर मुझे फोन किया उसने बाद में घर पहुंच के कि ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं थोड़ा डरा भी, मैं कहा यार ये तो जवान लड़का था, अगर कोई लड़की होती, वृद्धा होता या ऐसा कुछ होता तो दिक्कत थी। क्यों, जो मदन फल जो है उसका प्रभाव वहां जाके शुरू हो गया उसका। मतलब यहाँ मैंने एक चीज ये देखा कि अगर हम वो मदन फल पिपली का पेस्ट देते हैं ना उसको, तो पेस्ट में हम ये ध्यान देना, अगर आप वो पेस्ट देकर के वमन कराते हो तो पेशेंट को अपने पास ही एडमिट करना है, रात को भी इधर ही रखना है अपने पास, क्योंकि कभी भी उसको उससे दिक्कत हो सकती है। गुरु जी एक अनुभव मैं सुनाऊं मेरा 1 सेकंड के लिए। हाँ जी, हाँ जी। मैंने वमन करवाया था एक वैद्य के पास और सेम ऐसी कंडीशन आई थी मेरे साथ। उसमें मेरे साथ क्या हुआ, जैसे उसने बताया जब तक मदन फल का ये लुगदी पेस्ट अंदर रहेगा ना, ये रह ही नहीं सकता, बाहर निकले ही निकलेगा। हाँ, चाहे वो विरेचन द्वारा निकले, चाहे वो वमन द्वारा निकले। वो मेरे को विरेचन द्वारा भी बहुत निकला, वमन भी रात को बहुत हुआ। तो ये है जी आपकी मैं सही बताता हूँ ना बात। वो विरेचन ये से होता कैसे है इसमें। निकलता है, मैं बताता हूँ। अगर हम मुलेठी को, क्योंकि मुलेठी जो है ना, मुलेठी के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि अगर आप उसको उबालोगे खूब ज्यादा, तो उबालने से मुलेठी के अंदर वो जो उसकी परमाणु जो लूज मोशन कराती है, क्योंकि हाँ जी, मुलेठी बमन भी करती है और विरेचन भी करता है। तो वो अगर उसमें ये है कि अगर आप उसको उबाल करके, खूब ज्यादा उबाल करके पेस्ट बनाओगे, वो बनाओगे, डिकॉशन तैयार करोगे, तो मदन फल से विरेचन नहीं होता है। मुलेठी से होगा गुरुजी उस टाइम। मुलेठी को अगर आप उबाल करके पियोगे ना, उस समय कि वो पिलाते हैं ना बीच में डिकोस्ट, तो वो उबालने पर उसके वो परमाणु टूट जाता है और बाहर बिखरता है, जो कि विरेचन कराता है, लूज मोशन करता है। वो मुलेठी की वजह से लूज मोशन हुआ है। इसके ऊपर भी एक ने आर्टिकल लिखा हुआ है, वो डॉक्टर पीएचडी किया हुआ है उसने, तो उसने वो आर्टिकल लिखा, मैंने उसको भी पढ़ा हुआ है, तो वो चीज भी मैंने आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया था। देखो मैं उसका ये बताता हूँ, हाँ जी। केवल फांट बनाना चाहिए जो हाँ उसका जी, सिर्फ वमन। जस्ट फांट बनाना है, और फांट बना करके आप दे दो उसको, बस जबरदस्त काम करेगा। फांट ही बनाना है और कुछ नहीं, उसके परमाणु को तोड़ना नहीं है। तो फांट बना देगा तो उस मुलेठी के अंदर सिर्फ उल्टी करने वाली क्वालिटी ही सामने आएगा। देखो दवाइयाँ कैसे 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 लोगों ने इसको स्टडी किया है। तो अब मैं यही है कि यार सुबह 7 बजे मैंने उसको बमन का दवाई दिया हूँ, 12 बजे तक यहाँ पर मैं बैठा रहा हूँ, लेकिन देखो कि पिप्पली जो है वो फिर भी अंदर जा करके वो एक्टिव नहीं हो रहा है, अपने परमाणु छोड़ नहीं रहा, अपना कर्म नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मदन फल पिप्पली जब हम देते हैं तो कई सारी बातें सोचना पड़ता है। मदन फल पिप्पली को देते वक्त मुलेठी, मदन फल पिप्पली, इसका भी एक फांट बनाना है, 1 गिलास पानी सा उसमें डाल करके, गर्म पानी डाल के रख लो और उसको आप दे दो। पानी के रूप में अगर आप दोगे ना इस दवाई को, तो लंग्स में जाके चिपकेगा नहीं। दिक्कत ये हो जाती है कि अगर हम इसमें शहद मिला करके देंगे, शहद में पेस्ट बना के, तो वो लंग्स में जाके दीवारों में जाके चिपक जाएगा, और वो रह रह करके चिपका हुआ जो चीज जब बाहर निकलना शुरू होता है ना, इधर का निकला उधर का निकला। हाँ गुरुजी, एक, वो उद्वेलित करेगा 200 को वहाँ। हाँ एक आप लोगों ने पिक्चर है लूसी नाम का पिक्चर देखा है आप लोगों ने? लूसी। नेटफ्लिक्स में है लूसी। उस लड़की के पेट में बहुत ऐसे ड्रग्स डाल देते, बहुत खतरनाक। और वो जो ड्रग्स है ना, जब वो ड्रग्स को, जब एक गुंडा जो है उसको लात मारता है, तो वो ड्रग्स रह रह करके उसके पेट के अंदर से उसके परमाणु फूटते हैं और उसको एक तरह का, एक परमाणु उस तरह की ऊर्जा उसको वो देता है। तो देता ही रहता है, जैसे जैसे वो फूटता है वैसे वैसे देता है। तो उसी तरह से अगर आप
पेस्ट बना करके यानी शहद डाल करके चटनी सा बना के लेते हो तो लंग्स में जगह जगह जाके चिपक जाएगा या आपके उसमें क्या नाम है आपके स्टमक में, और वो बस एक जो चिपका हुआ वो उभरेगा फिर उल्टी कराएगा फिर दूसरा उभरेगा फिर उल्टी कराएगा, बस दिन भर यही लगा रहता है। लेकिन अगर आप उसको ना फांट बना करके लेते हो तो वो जल्दी से सारे इकट्ठे ही बाहर निकल जाते हैं, तो वो सही रहता है। अभी ये हमने चर्चा किया बमन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात आई थी बमन से संबंधित बातें कि बमन में क्या होना क्या नहीं होना। ये बड़ी कीमती बात है गुरुजी। बहुत छोटी सी है अगर, लेकिन विचारणीय बहुत है। हाँ, बहुत ज्यादा, इसमें खूब ज्यादा ध्यान देना है। अभी हमने अब यहाँ पर क्रिया यास्तु गुणलाभे क्रियामन्यम प्रयोजयेत पूर्वस्थम शांत वेगायाम न क्रिया संकरो हित। यदि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से फायदा ना मिले तो अब ये एक विचार है। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय नंबर 35 सूत्र क्रमांक 49, ये बहुत महत्व का सूत्र है, तो यहाँ मैंने डाल दिया। यदि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से फायदा ना मिले तो चिकित्सा विधि को बंद करके उसके प्रभाव के शांति हो जाने पर दूसरे चिकित्सा क्रम प्रारंभ करना चाहिए। इसका मतलब होता है ये किसी भी रोग में हमने ये अप्लाई करना है। मतलब आपने एक तरह का पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, दवाई दिया आपने, और वो दवाई आपने देखना है कि भाई 5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर अगर उस दवाई का रिजल्ट, उस ट्रीटमेंट के प्रोसेस का रिजल्ट अगर नहीं दिखता है तो हमें 2-3 चीजें शास्त्र बोलता है, या तो आपके सोच में गलती है, या दवाई गलत है, या तो वो रोगी गलत कर रहा है, कुछ तो गलती हो रही है यहाँ पर। कभी कभी रोगी बीच में चुपके से जाके गोलगप्पा खा के आ जाते हैं, उल्टे पुल्टे चीजें करते, रात भर जगेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें होता है। तो रोग ठीक न होने के पीछे सिर्फ रोगी ही नहीं बल्कि हमारे जो हमें सोचना चाहिए, हमारा जैसे निदान प्रॉपर अगर नहीं होता है तो सिर्फ दवाई देने मात्र से भी काम नहीं होता, डायग्नोसिस प्रॉपर होना। इसलिए तो वेबसाइट ये बनाया है ताकि आपका निदान प्रॉपर हो जाए। देखो क्रियायस्तु गुणालाभे क्रियामन्यम प्रयोजयेत, अगर जो आपने चिकित्सा दिया है उसमें गुणालाभे गुण अलाभे कोई बेनिफिट अगर दिख नहीं रहा है तो क्रिया अन्यम प्रयोजयेत, दूसरे ही कोई क्रियाएं करो, कोई चिकित्सा करो, दूसरे कुछ सोच उसमें रखो, कोई दूसरा सोच रखो, लेकिन एक साथ सभी प्रकार के चिकित्सा क्रम को नहीं चलाना चाहिए। इसका मतलब है आपको लगा कि यार इसमें तो अरसा भी है, ग्रहणी भी है, ये भी है, वो भी है, तो सभी का चिकित्सा क्रम एक समान नहीं चलाना है। एक फाइनल अपना प्रिस्क्रिप्शन आप बनाओ कि भाई इसको तो ये हुआ है और सबसे पहले मैं ये करूंगा। चिकित्सा करते वक्त सबसे पहले जब पेशेंट आता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को तैयार करना है, और इसके लिए अभी हम जो नाड़ी सीख रहे वो नाड़ी का बहुत बड़ा रोल है, आम है निराम है, कौन सा दोष कौन सा सब दोष, उसकी गति कैसी है, वहां से हमने फाइनली चीजें देखा, फिर जीवा परीक्षण, नेत्र परीक्षण, मूत्र परीक्षण, ये सारी चीजें जितना भी जो आप जानते हो, प्रश्न परीक्षण, स्पर्श परीक्षण, दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न, पूछा आपने चीजें पता चली, देखा देखने से चीजें पता चली, प्रश्न किया आपने जो भी आपको समझ में आता है उसके बाद फिर आपने नोट बनाते गए, फिर वहां से कैलकुलेशन करना है क्या हो सकता है क्या करना है, फिर आपने एक रूपरेखा तैयार किया कि भाई ऐसे 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 ये चीजें हैं, अब मैं इस तरह से जाऊंगा, मेरा चिकित्सा का आधार ये रोग है, ग्रहणी है, राजयक्ष्मा है, रक्त पित्त है, वात रक्त है, किस में जाना है आपने, उसमें बताए हुए चिकित्सा क्या है और आपको अब यहाँ करना क्या है, कौन सा दवाई को सेलेक्ट करना है, वातज है, पित्तज है, कफज है, द्विदोषज है, त्रिदोषज है, संतर्पण है, अपतर्पण है, सारी चीजें आपने नोट करना है। फिर फाइनली आपने एक डिजाइन तैयार किया, उसके बाद चिकित्सा देना है। इस चिकित्सा देने के 5 दिन के बाद भी अगर उसको आराम नहीं मिलता है या कोई भी आपको कुछ भी उसका हलचल कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब फिर अब ये क्या बोल रहा है, क्रिया यस्तु गुणालाभे क्रियामन्यम प्रयोजय, अन्यम क्रिया प्रयोजय, तो कोई दूसरी चिकित्सा के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को तैयार करो, वो पहले वाला नहीं बन रहा है, उसको पेशेंट को ज्यादा वेट कराना ही नहीं है 5 दिन तक, भाई उसको कहना भाई, इसीलिए आयुर्वेदिक बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, भैया ये मेडिसिन 7 दिन का, 7 दिन के बाद आओ,
पता चल जाएगा 7 दिन में वो दवाई का असर। मेहता जी को पता है, वो दिल्ली में था ना एक बंदा। मेहता जी अभी हो कि नहीं आप इधर? हाँ जी मेहता जी, दिल्ली में एक मेरा पेशेंट था, उसको कुत्ता ने पहले काटा था, तो रेबीज का दवाई दिया। फिर बाद में जहाँ कुत्ता ने काटा उस जगह में कुछ कुछ जलन सी होने लगी बाद में, तो फिर मैंने उसको कुछ दवाई दिया लीन अवस्था सोच करके। फिर उसमें मैंने क्या है, घृतपान कराया, एक बहुत जबरदस्त विरेचन कराया। विरेचन करने के बाद संसर्जन किया, फिर उसके बाद भी कुछ कुछ समस्या उसमें दिख रहा था। फिर मैंने कुछ दवाई बताया कि भाई ये दवाई बाजार से लेके आ जाओ। दवाई जब उसने लिया, लेने के दूसरे ही दिन उसका फोन आया कि एकदम जितने भी समस्या थे सब मेरा ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जो मैंने डायग्नोस करके मेडिसिन जो मैंने डिजाइन किया, एकदम शरीर में परफेक्ट बैठ गया। गुरुजी क्या विचार किया था उसमें केस में? इसमें वैद जी मैंने क्या रक्त, इसमें मैंने ना वैद जी क्या रेबीज के पेशेंट ठीक हो जाते हैं जी? अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रेबीज का पेशेंट ठीक होता नहीं होता। मैंने 2-3 पेशेंट के ऊपर काम किया था, हालांकि उनमें रेबीज का वो बड़ा वाला सिम्टम्स तो दिखा नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि कुत्ता ने काटा है, पता नहीं क्या लक्षण उसमें था। अभी भी एक लड़की है मेरे कोलकाता से, उसको रेबीज का बहुत खतरनाक सिम्टम्स था। वो कहती कि इधर ये घूम रहा है, उधर ये हो रहा है, ये जलन हो रहा है, पता नहीं उसके आवाज भी पता नहीं बेड सा ऐसा कुछ कुछ हो रहा था। तो मैंने दवाई दिया, 23 दिन तक उसको मरने का टाइम होता है अगर रेबीज का उस तरह का सिम्टम्स हो। तो कुत्ता ने काटा, काटने के 12वें दिन उसने मेरे से संपर्क किया, दवाई बना के दिया, भेजा यहाँ से। फिर उसमें कुछ कुछ लक्षण तो ठीक हो गए, कुछ लक्षण बरकरार है, लेकिन लड़की मरी नहीं। अभी वो 2 महीना हो गया, लड़की जस का तस है। सिम्टम्स, वो पहले वाले सिम्टम्स सारे दूसरे सिम्टम्स में कन्वर्ट हो गए। पहले कुछ था, अभी कुछ और सिम्टम्स दिख रहा है। तो लड़की है क्या यार? देवराज जी ऑडियो को। वैद जी मेरे पास एक पेशेंट आया, हाँ, फीमेल थी, उसको भी कुत्ते ने ऐसे ही काट लिया, लेकिन उसको लक्षण ना 10 दिन के बाद थोड़ा नीले रंग जख्म हो गए उसको, नीले रंग के। तो फिर वो घबरा कि भाई मेरे को ये दिक्कत हुई, तो मैंने फिर उसको फिर मना कर दिया इस चीज के लिए। फिर वो मर गया, दवाई तो मर गई। नहीं मरी तो नहीं जी, वो अभी तो जिंदा ही है। अरे मान जी, देखो आप देखो, जो हम दवाई देते हैं ना, वो दवाई अगर परफेक्ट है और उसको कुत्ता ने काटा है ना, तो जहां उसका जी जी, विष है जिस जगह में, वो नीला हो जाएगा भाग। वो अच्छा जी, दवाई के प्रभाव से वो नीला होता है। वो नीला जो हो गया, वो आपके दवाई ने किया है। अच्छा जी। एक मैं और इसका अपना बताना चाहता हूँ, पागल कुत्ते काटने पे। यहाँ मेरे लक्षण गाय वैसे को वैद जी काटी कितने थी, दिन में? और जी और भी कई लोगों को काटा है पागल कुत्ता। तो ये जो मदार नहीं होता, मदार के जड़ का छाल, मदार के जड़ का छाल, और उसमें उसका मात्रा ज्यादा से ज्यादा एक मटर के, छोटे बच्चे को काटा है तो मटर के बराबर, और जो अगर बड़े बच्चे को काटा है तो जो मटर से बड़ा, मान 4 मटर के बराबर, बड़े आदमी को काटा है तो 4 मटर के बराबर, उतना बड़ा लगभग 5 ग्राम का गोली टाइप का हो जाए वो। और उसमें 2-3 दाने काली मिर्च मिला के खूब बढ़िया धो के पीस के गोली बना ले, और 1 गिलास दूध गर्म करे, जब दूध खौलने लगे तो उसी में वो गोली डाल दे, खूब बढ़िया पक जाएगा। और पकने के बाद ठंडा करके पिला दे, एक ही खुराक में। कैसा भी कुत्ता काटा हो, कुछ नहीं होगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, अब तक कम से कम 10 के ऊपर। अच्छा, मैं तो गुरुजी ये एक बताता हूँ एक कुत्ते सेकंड, काटने से। हाँ दीप कुमार जी। हम लोग कुत्ते काटने के दवा देते हैं, मतलब हमारा आसपास जितना है सारे पेशेंट आते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है, ये देव चिकित्सा है। हाँ, तो इसमें 2 दिन में ये ठीक हो जाता है, मतलब हम लोग जितने भी दवा देते हैं ये ठीक होता है, पक्का ये गारंटी है, क्योंकि ये मेरे नाना जी का शिकायत है। वो जो परवल का पत्ता है, पोटल पोटल जिसको हम लोग कहते हैं, उसका जड़ अदरक के रस से सुबह शाम और दूसरे दिन सुबह 3 बार पिला दो। दुनिया का ऐसा कोई जहर है नहीं जो कुत्ता उसको मतलब मार दे।
ये पक्का है 100%। लेकिन उसको कैसे नहीं लेना, इसके शर्त ये है मतलब गुरु दक्षिणा जो दे दे, और दूसरा है उसको जो हम लोग मनसा देवी करके मानते हैं, जिसके देवता साफ है, देवी जैसा है, तो उसके पूजा देना होता है कुछ। उसको आप चाहे तो दूध का पूजा उसको अर्पण कर दो, या कोई डीम है तो उसको कोई डीम दे दो, जो उसका मनोकामना हो। तो इससे पक्का की पक्का काम करेगा, क्योंकि हम लोग दुनिया में जितना है हमारे पास आते हैं, हम लोग अभी भी देते हैं। ऐसे कोई है नहीं जिसके और कुछ नहीं देते, वही देते हो। और कुछ नहीं। इसमें हम लोग को सिखाया हुआ था, ये तो ये देव बानी है, इसमें हम लोग छेड़खानी कुछ भी नहीं करते। सिर्फ उसको परवर का जोर और अदरक का रस सुबह शाम और सुबह, काम खत्म। और उसको कुछ देखना नहीं, लेकिन उसको शर्त यही है, उसको अर्पण करना ही है, उसको कुछ कला हो, दूध हो, नहीं तो दोबारा और कटेगा। अच्छा, ये मेरा पक्का अनुभव है, नहीं तो उसको नहीं, रात अभी में तो शाम ये मनसा देवी तो सर्प की कहानी है ना, कुत्ते के बारे में होता है, तो कुत्ते में भी ये काम करेगा ना। हाँ हाँ, कुत्ते में ही है कह रहा हूँ उसके। ठीक है, ये मानसिक मैं कुत्ते के बारे में ही कह रहा हूँ। वैद कुत्ते जी काटे, सियार, बिल्ली भी काटे, कोई भी ऐसे जंतु काट ले जिसमें जहर हो, इसमें पक्का काम करते हैं। हम लोग चारों तरफ देते हैं, तो हमारा आसपास सारे लोग आते हैं। हम लोग पैसे नहीं लेते, क्योंकि हमारा एक प्रॉपर लोग पता है कुछ भी नहीं लेते। इसमें हम लोग सिर्फ डीम देते हैं 2 बत्तख का, उस मनसा देवी के। गुरुजी, इससे हाँ जी। कुत्ता किसी को काटे हो, भौंक रहा हो, तो जो आप लाल चौलाई की जड़ समेत ले लीजिए, 30 ml रस उसका खाली 2 बार 3 बार पिला दीजिए, एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। ये मेरा 4 रोगियों पर अनुभव प्रमाणित है। प्रताप जी जी, प्रताप एक चीज बताऊं मैं, अभी देखो 3 लोगों का नुस्खा, सारे नुस्खे अपना लो उसमें। मैं जो बता रहा हूँ, ये मैं जो बता रहा हूँ, ये वेबसाइट में डाल दो आप। मैं डाल दूंगा उसको। ये ऐसे कोई, मतलब मैं ये सच बता रहा हूँ, ऐसे कोई कुत्ता है नहीं जो उसको मार देगी। क्योंकि मेरे को भी खुद काटे थे एक बार, मैंने दूसरे इतने काटे थे, तो सोच के मतलब खराब हो जाएगा। लेकिन मैं तो पता है इसमें खाने से कुछ हो गया नहीं, तो मैं सिर्फ 2 बार एक बार 2 बार खा लेते, इसमें कोई फर्क नहीं। मुझमें तो पेट में सिर्फ जाना चाहिए उस, और मनसा देवी को उसको देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, आपको पक्का काम होगा ये। 100% 100। जो पटोल का जो जड़ होता है ना, वो बहुत ज्यादा विरेचन करने वाला होता है, तो लूज मोशन भी होगा उससे। अदरक का रस के साथ होता है ना, थोड़ा सा ही खाना है। क्या खाना है, एक जड़ उठा लो, उसको 3 भाग करके खिला दो 3 बार। अच्छा, एक पटोल का पत्र सुनील का भाई जड़ एक उठा बार लो। फिर से बताइए, सुनील भाई फिर से बताइए एक बार, मैं भी नोट कर लेता हूँ उसको। लाल चौलाई का साग, हाँ, जड़ सहित, अगर जड़ समेत मिल जाए तो पीस के 30 ml रस उसका निकाल लीजिए। अच्छा, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, वैसे ही पिला देना है। लाल चौलाई किस चीज को बोल रहे हो सर? अरे साग, लाल वाला। अरे चौराई साग होता है ना भैया, वही। अच्छा 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है। लाल मठ, लाल चौराई का पंचांग। अब मैं जी। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, कुत्ता ने काटा या सर्प ने काट लिया, बेशक कुत्ता में नहीं, सर्प में जो वज्रदंती नाम का वनस्पति, उसके फूल कुत्ता के काटे उससे कम से कम भी 10 घंटे पहले ही, अगर मतलब कुत्ता काटने के 10 घंटे के अंदर अंदर में अगर आप ये वज्रदंती का ये फूल अगर उसको खिला देते हो, तो भी सर्प का जहर उसको टच नहीं करता। वज्रदंती मिलेगी कहाँ सर? समस्या तो ये है। हाँ, वो नहीं मिलती ना हर जगह। अगर नहीं मिलते तो मेरे वेबसाइट में आना है, उसमें लिखना है स्नैक बाइट, बस बन गई। 30 ml। वेज ही, ये कुत्ता काटने के दिन सॉरी कुत्ता काटने के बाद कितने दिन तक इसका जहर चढ़ता है जी? कोई ठीक लक्षण नहीं रहता, दिखते हैं। कोई ठीक नहीं रहता, बादल गरजे ना बस। अच्छा, अक्सर देखा जाता है जब बादल गरजते हैं
उस समय ये भौंकना शुरू करते हैं रोगी है ना। जी। मदार तो हर जगह मिलता है सर, मदार तो हर जगह मिलता है मदार और हर ये जगह एकदम हर सफल समय उपचार मिलता है। है। ये पालक जो ये कह रहे हैं ना, पालक क्या नाम है इसका, लाल चौराई, लाल चौराई लाल चौला, ये हर जगह हर समय नहीं मिलता ना, हर समय नहीं मिलता। हर समय नहीं मिलता, लेकिन ये मदार हर समय मिलता है। लेकिन मैं तो गुरुजी 12 बजे लाल रात हो को खोद के लाया था उसको, इसको बनाने के लिए। जैसे ही काटा मैं तुरंत चल दिया उसको। अच्छा, उसमें इंजेक्शन लगाया कि नहीं एलोपैथिक? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, मैं खुद ये पिया हूँ सर सर। कुत्ते के काटने के बाद कभी भी सिम्टम हो सकते हैं क्या? ये ऐसा तो नहीं है? 24 घंटे के अंदर पिलाना है, कोई सिम्टम्स नहीं आएगा। ना ना, जैसे हमें काटा है कहीं 8-10 साल पहले, हमने एलोपैथी के इंजेक्शन लगा दिया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर हमें? अरे अब नहीं, 10 साल हो गया, क्या क्या कोई अरे प्रॉब्लम होगी तो नहीं है। अपनी वेबसाइट है ना? साल ही के ना मेरे पास। हाँ अगर होगी दिक्कत तो अपनी वेबसाइट है ना जी। हाँ वेबसाइट है, 10 साल के बाद लिखे ना, 10 साल के बाद वेबसाइट हो गया लिखो। अरे अपने को ही हो गई प्रॉब्लम, अपना ही भौंकना शुरू कर दिए तो वेबसाइट कहाँ से देखेंगे सर? लेकिन 10 साल में आपको जो है ना सर जी, पेट के कुछ परेशानी होगी। हाँ पेट रिलेटेड जो भी है ना, वो परेशानी होगी आपको 10 साल के अंदर। हाँ, नहीं कुत्ता ने मुझे भी हरिद्वार में ना, मैं तब हरिद्वार बैठ के पढ़ता था, तो कुत्ता ने काटा है मुझे। फिर मैं जलंधर में आकर के इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद मैं गया ही नहीं, यही बैठा था। वैसे इस तरह का जो भी चीज रहे ना नुस्खा, सबको बांट देना चाहिए, नहीं क्योंकि बांटना, बड़े बड़े देखो काम। मैं ऐसे बताऊं, वेबसाइट में डालने से क्या होता है ना कि हमेशा बना रहेगा यहीं पर। हाँ हाँ हाँ, सभी के काम आएगा जी ये। हाँ, सभी के काम आएगा ये। अब वेबसाइट में तो अभी मेरे कम से कम 4000 लोग वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं अभी, हम्म, इतने लोग करते, तो देखो अब सबके काम में आएगा। जी गुरुजी बढ़वा दे मैं तादाद इसकी उपयोगकर्ताओं की, हैं? उपयोग करने वाले लोगों की तादाद बढ़वा दें तो इसकी। हाँ बढ़वाओ यार, आप सभी लोग देखो, आपको तो अच्छा लग रहा होगा इसमें ना। अभी मैं इसमें एआई टूल, अभी इसमें ना थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है ना बहुत सारे लोगों को। अब मैं तो कर सकता हूँ आराम से, मैं तो सुबह शाम इसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, अपने दिमाग में ज्यादा बोझ नहीं रखता मैं। बोझ मतलब दवाइयाँ उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस वेबसाइट में डाल रखा है, कट 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 3 बार के कट कट में तो पहुंच जाएंगे उसी जगह में। गुरुजी अरे लेकिन आपको इसमें इसमें वेबसाइट में करने की क्या जरूरत है? आपकी वेबसाइट में खुद है, सब फीड है। नहीं फिर भी तो बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, भूल जाते हैं ना बहुत सारी अरे चीजें। क्या बात कर रहे हैं, जरा सा आंख बंद किए सब चीज याद हो जाती है। हाँ मैं आज इसमें देख देखते रहा था देखते गुरुजी, पढ़ाते पढ़ाते एक सेकंड, क्या करे बलदेव जी? अपान वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम मेरी वाइफ को हो गई आज, और उसको अतकपारी दर्द भी चढ़ गया। मैं वेबसाइट खोलते रह गया, मेरी से खुली नहीं गुरुजी। हाँ अपान वायु मैं कहा हूँ, उसमें कुछ नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है कहीं भी, अरे नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं। वो ऐसा है ना कि देखो आपने ना उसमें हिंदी में लिखना है। अभी मैं उसमें एआई टूल वगैरह डालूंगा। अभी एक बंदा मुझे मिला है इसमें नोएडा में, जो उसने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसने कुछ किया हुआ है, तो वो मुझे कह रहा था मैं कर दूंगा। तो उसके बाद आप उसमें हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिख लो, कुछ भी लिख लो, फिर देखो अपान लिखने से। अभी देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अभी ना आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एक सेकंड। अभी इसमें करना क्या है वो चीजें समझ में आनी चाहिए ना। आपने क्या बोला, आपके मिसेज को क्या हुआ है? अपान की दृष्टि बता रहे हैं अभी। नहीं नहीं बलबीर जी आप बताइए। अरे हमें लगता है एसिड बढ़ गया होगा, इसलिए सर दर्द कर रहा। अर्ध कपारी। हाँ, पित्त अपान, बड़ा होगा तो अर्धकपारी आई होगी। तो अर्ध कपारी को क्या बोलते हैं? अर्ध कपारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माइग्रेन बोलते हैं शायद। तो ये माइग्रेन, देखो माइग्रेन, 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 एक सेकंड। गुरुजी उसमें उल्टी के भी सिम्टम्स थे, पहले पित्त जैसा दिख रहा था। मैंने एक कषाय रस का ये मकोई का वो स्वरस पित्त दे ही दिया था था, भैया, उल्टी तो नहीं गई। वो पित्त ही था, वो पित्त ही था।
हाँ, मैं पित्त था जी, माइग्रेन, थोड़ा माइग्रेन के लक्षण है जी ये सब। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ना, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। वो पित्त ही है और उसमें अभी दर्द है कि नहीं? यहाँ से ढूंढना है ना, कैसे ढूंढना है है? सर, है है। दर्द है अभी भी बिल्कुल। रोटी मैंने पकाई है खुद। अरे मैं बता काम दूधा रस। अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना आपको, मैं यहाँ दिखाता हूँ अभी। काम दूधा रस। गुरुजी ये देखो यहाँ पर माइग्रेन है ना, MI काम दुधारस 2 गोली खिला दीजिए, हो जाएगा। काम नहीं, दुधारस हो नहीं। चाहे सूद शक्कर रस। काम दूधा रस जी एक बड़ी गोली के बराबर खोए के बीच में रख के निकलवा दीजिए बस। एनी टाइम बंद। खोए के साथ में। वाह, वाह, ठीक वाह, है, वाह। ठीक है गुरुजी। गोली के अंदर रख के, वो मुंह में नहीं लगना चाहिए। देखिए हाँ सुनील काम भैया का सुधार। गजब गजब का अनुपान है। बड़ा बढ़िया बढ़िया अनुपान बताते हैं सुनील भैया। देखो यहाँ नहीं, पर कब माइग्रेन, एक सेकंड रुकिए जरा, कभी देखो भी इसको माइग्रेन। प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर माइग्रेन में, माइग्रेन जब लिखा तो क्या क्या आ गया? माइग्रेन लिखा तो छींक, यानी छींक को रोक करके होने वाली उदावरत में माइग्रेन होता है, और प्रतिशय में माइग्रेन है। तो पहले देखो कि माइग्रेन अर्ध कपाली लिखो यहाँ पर, देखते आता है कि नहीं। छींक से ही है गुरुजी, ये आया छींक से ही। ये समस्या हमें हमेशा बना रहता है, लेकिन अरे आप योगासन एक करके बार ले खत्म करता लीजिए, हूँ। एक बार ले लीजिए केवल बस। योगासन, केवल देखो योगासन छींक से है। अब ना करते देखो, आराम मस्त रहता है। हमारे किधर गए बलबीर जी? आप देख रहे हो यहाँ पर वेबसाइट को कैसे चलाना है? जैसे छींक, अब देखो छींक को रोकने से है, बार बार छींक आता था क्या पहले इनको, बलबीर जी? नहीं 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 इनको साइनस ऐसा कुछ था क्या पहले? नहीं सर, नहीं था। तो अब आप एक्चुअली सर इसको ना होता था प्रॉब्लम जब पीरियड का टाइम होगा, हाँ, तो तब हुआ करता था ऐसा उस ड्यूरेशन में। और कुछ फिर जब पीले पीले उल्टियां होंगी तब ठीक हो जाया करती थी। कुछ समय से जब से रसौली की प्रॉब्लम है अम्ल तो अम्ल पित्त नहीं है वो अम्ल पित्त ही है मेरे भैया, वो अम्ल पित्त है। अम्ल अच्छा पित्त की चिकित्सा करते ही ये माइग्रेन ठीक हो जाएगा इनका। हाँ और क्या। तो देखो काम अब सुधार यहाँ पर आपने कहा ना, देखो अब यही बात है ना कि हेतु पीरियड से जुड़ी हुई बातें हैं, तो फिर माइग्रेन क्यों लिखना? अब जी देखो जी यहाँ पर आपने, मैंने पीरियड्स लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या, एक तो रक्त पित्त आ गया। सर इसमें ना अभी पीरियड तो ये रसौली के चलते 3-4 महीने से तो है नहीं। बलबीर जी देखो, पीरियड इनका समस्या का मूल कारण तो पीरियड्स है। तो पीरियड्स में देखो, पीरियड्स में अगर सिर दर्द होती है रसौली तो यहाँ खत्म पर कर देखो दीजिए रक्त रसौली। पित्त है, पित्तावृत अपान वायु है, गुल्म है, पित्त अपान, ये है ये पित्ताकृत अपान वायु। हाँ हाँ पित्ताकृत अपान वायु जो प्रॉब्लम लगी आपको, हाँ ये यही दिखा था, सुबह पित्त दिखा था जैसे सर कह रहे हैं हाँ। कई लोग की। हाँ देखो अम्ल पित्त पित्तावृत था अपान उसमें वायु। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर रक्त प्रदान, उनको पहले लिकोरिया जैसा कुछ था। हाँ हाँ है। अब देखो कहाँ हम पहुंच ऐसी गए। कोई औरत नहीं बनी जिसको ना हो। हाँ ऐसी कोई औरत नहीं बनी जिसको लिकोरिया ना हो। नहीं नहीं, सर ये व्हाइट डिस्चार्ज तो कोई बोलते हैं ना लिकोरिया। हाँ जी हाँ 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 है। ठीक है। हैवी पीरियड्स होना पहले था क्या ऐसे? नहीं हैवी तो नहीं है, नॉर्मल ही रहती थी। अब अब देखो बाकी यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या बताएगा, इस मेडिसिन को बना करके उनको दे दो। हालांकि सुनील जी ने जो अभी आपको कहा ना, ये भी रक्त पित्त में भी काम करता है। ये काम सुधारस अम्ल जो पित्त की खोए चिकित्सा में करने वाली दवाई है वो। बहुत शुद्ध से कर रस आपकी आवाज कट अच्छा गई काम सर। करते हैं दोनों। तो यहाँ पर चिकित्सा की विधि यहाँ लिखी हुई है। विपत्ति कर बटी ये अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली माइग्रेन भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कहाँ गया? माइग्रेन। तो चलिए अपन जाते हैं छींक में।
तो माइग्रेन छींक में गए, सिम्टम्स में क्लिक किया, यहाँ पर सिर में दर्द लिख दिया, बस माइग्रेन लिखा है ना, 90%। तो छींक, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया नेक्स्ट में। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, सूत्र ऊर्ध्व चतुर्स्थित अभ्यंग स्वेदन धूमपान नस्य वातनाशक अन्नपान भोजन उपरांत घृतपान। भोजन करने के बाद घी देना है उनको, भोजन उपरांत। अभ्यंग, इनके सिर में मसाज करना है, स्वेदन करना है, धूमपान करना है, नाक में घी डालना है, वातनाशक अन्नपान करना है, भोजन उपरांत घृतपान देना है। ठीक है गुरुजी। यहाँ पर मैंने ना एक दवाई है, देखिए जरा इसको नोट करिए। देखिए यहाँ पर सर दर्द के लिए बेहतरीन दवाई सरीवन पीठीवन 2 मासा, रासना 2 मासा, अमलतास का गुदा 2 मासा, कंटकारी 2 मासा, पत्थर चट्टा 2 मासा, एरन का जड़, गुड़ुची, गोखरू, देवदार 2 मासा। काढ़ा बनाना है, उसमें मिश्री मिलाना है, ये इनको दे दीजिएगा। नाड़ी में क्या दिखता है, अगर पित्त दिखता है तो इसको देना नहीं है। हाँ, नाड़ी पित्त की थी गुरुजी और अपान वायु थी। मैंने जब इसको कषाय रस रस दिया था मकोई का, थोड़ी उल्टी हुई, लेकिन वो सिर दर्द वगैरह रह गया, वो नहीं हुआ ठीक। अच्छा, तो उसमें आपको क्या चाहिए था, धनिया, जीरा, सौंफ, इनका काढ़ा बना के पिला देना चाहिए। आधा आधा चम्मच 1 पाव पानी में डालिए, और जब 1 कप बचे तो छान के पिला दीजिए, ठीक हो जाएगा। ये 3 इंग्रेडिएंट बताए ना सर? हाँ, धनिया, जीरा, सौंफ। जी जी। और कुछ करना हो तो उसमें वो क्या कहते हैं, मेथी मिला सकते हैं, मेथी दाना। ये चारों आधा आधा चम्मच मिला के 1 पाव पानी में डालिए, जब 1 कप बचे छान के पिला दीजिए, खत्म। आज जो हमने गोजी व्याधि क्वाथ के बारे में, हाँ वही कर लीजिएगा फिर आप। ये बहुत बढ़िया है, ये मैं खुद ही पीता हूँ कभी काल जब मुझे तो अभी प्रॉब्लम होती है ना सर, इसलिए इनको ही कर सकता हूँ, बाकी तो दवा बाजार से ही लानी पड़ेंगी। ये घर अरे में ये अभी आपके मसाले रसोई में है, जी जी। फर्स्ट क्लास बनाइए, एकदम फिट। हाँ जी गुरुजी, ये जो अभी माइग्रेन की बात चल रही है, क्या इसमें हम विरेचन के बारे में नहीं विचार कर सकते हैं? विरेचन के लिए करना पड़ेगा, लेकिन पहले वही पित्त कर चूर्ण ठीक करना है। बमन करा दीजिए ना भैया, बमन करा दीजिए। बमन नहीं करना, बमन क्यों करना, पित्ता है तो विरेचन कर दो। पित्त निकल जाएगा। अभी पत्ता कर चूर्ण लीजिए, वमन तो पहले ही हो रहा है 10 मिनट जिसको। में क्लियर। क्या दे दे, अभिपत्ति कर छोड़, बहुत। चलो अभिपत्ति कर चूर्ण जो दवाई है वो अम्ल पित्त में ही बताया है, वो भी ठीक है, अम्ल पित्त अध्याय में बहुत आ बढ़िया रहा है। दवा। 10 मिनट में सर दर्द खत्म हो जाता है। नहीं वो तो ठीक है, 2-5 मिनट में ही। रक्त पित्त है, इनको बहन जी को ना रक्त पित्त है, ये लिकोरिया के वजह से हो तो रहा है। काम करेगा ना गुरुजी, पित्त वाला जो है ना वो सभी सिम्टम पे काम करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी, इनकी संप्राप्ति ऐसे ही तो बनी है ना, पहले तो अम्लपित्त, उसके बाद रक्तपित्त, और रक्तपित्त के उपद्रव। अम्ल पित्त ही है भैया। हाँ जी, हाँ जी, अम्ल पित्त और रक्त पित्त दोनों है जी। तो ठीक है, तो आज का क्लास मेरा भी नेट खत्म हो रहा। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। नेट का ये सर सौंफ, जीरा, धनिया बराबर मात्रा में डालना है। आधा आधा चम्मच सौंफ, जीरा, धनिया और मेथी दाना, आधा आधा चम्मच। ठीक है, थैंक यू। 1 पाव पानी में डालिए, 1 कप बचे छान के पिला दीजिए। धन्यवाद सर। गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, आज का क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। प्रणाम गुरुजी। अब हम मिलेंगे परसों, ठीक है। हेलो जी गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आप, कहाँ से दोपहर भैया?